दिखाए गए डायग्राम पेरोक्सिसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। पेरोक्सिसोम्स जो कि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में पाई जाने वाली जो माइक्रो बॉडीज़ होती है उसे पेरोक्सिसोम्स कहा जाता है। इस प्रकार ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं ये लीवर और किडनीज़ के अंदर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन से कवर्ड, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर जिस स्ट्रक्चर को पेरोक्सिसोम्स कहते हैं, इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 1.5 मिली माइक्रोन होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास पाए जाते हैं। इनका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्रिस्टलाइज होता है, लगभग क्रिस्टलीकृत होता है और पेरोक्सिसोम्स को सबसे पहले टालबर्ट ने 1968 के अंदर क्लोरोप्लास्ट से इसको आइसोलेटेड किया था। क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेटेड किया था। इसको इन पेरोक्सिसोम्स को प्लांट्स के अंदर जो उसकी प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ और उसके जो हाइपोकोटिलिडन्स होते हैं यानी बीज पत्रधार, फ्रूट्स और ब्राउन एल्गीज और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक के अंदर ये एब्सेंट्स होते हैं। पेरोक्सिसोम जो होते हैं उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे पेरोक्सीडेज, कैटलेज, डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज और यूरेट ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर भाग लेते हैं। इसकी जो दो रिएक्शंस के अंदर इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है ऑक्सीडेज एंजाइम जो होती है वो अमीनो एसिड्स और यूरिक एसिड्स या लैक्टिक एसिड्स की जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है उसका ये यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 के अंदर ये उसको प्राप्त कर लेते हैं। उसी की सेकंड स्टेप के अंदर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है उसका कैटलाइज एंजाइम्स के द्वारा उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ये उसको 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे हमें वाटर और ऑक्सीजन के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से जुड़कर ये फोटो रेस्पिरेशंस के अंदर यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर भी ये भाग लेता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो कि इसके अंदर ग्रैन्युलर पदार्थ पाया जाता है और इसके अंदर जो ये फुलफिल होता है वो एंजाइम्स के द्वारा फुलफिल होता है। पेरोक्सिसम्स के अंदर जो कैटलाइज एंजाइम्स पाए जाते हैं उसके अंदर ग्लाइकोलेट साइकिल्स जो होती है वो कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलेट साइकिल के जो एंजाइम्स है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे ग्लाइकोलेट ऑक्सीलेट, सीरीन, ग्लाइकोलेट एस्परेट, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, FAD, NAD, NADP एक्सेट्रा। इसके अलावा इस साइकिल के अंदर ग्लाइसिन और सीरीन का फॉर्मेशन होता है। इस साइकिल के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है। इस कारण इस साइकिल को हम यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन साइकिल भी कहते हैं, जो कि इसके अंदर कंप्लीट होती है। यानी कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर 2 प्रकार की रिएक्शंस होती है। पहले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, और दूसरी जो होती है इसके अंदर ग्लाइकोलेट की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, यानी फोटो रेस्पिरेशंस की प्रोसेस इसी के अंदर कंप्लीट होती है। और अगर हम इसके ओरिजिन्स की बात करें, जो पेरोक्सिसोम्स का जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन की जिनमें फुलाव आ जाता है और फूल जाने के कारण उसके अंदर ग्रैन्युलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसिस होते हैं वो एंजाइम्स इसके अंदर एंटर कर जाते हैं और एंटर कर जाने से ये स्ट्रक्चर है वो ER से सेपरेट हो जाती है और सेपरेट होने के बाद ये अपना खुद पेरोक्सिसोम के रूप में प्रेजेंट होती है। लगभग 4 से 5 दिन के बीच में ये ऑटो कैटलाइज हो जाते हैं और स्वतः ही नष्ट होने की हो जाते हैं।
अगर हम इनकी फंक्शंस को बात करें तो इनकी जो फंक्शन होते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टॉक्सिक इफ़ेक्ट को से सेल की रक्षा करते हैं, और दूसरा है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने बहुत शॉर्ट के अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, और ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट किया है पेरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम वैक्यूल्स को भी इसी पार्ट के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। वैक्यूल्स को भी हम इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें जो वैक्यूल्स होती है, अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स पाई जाती है। जो है एनिमल सेल्स के अंदर जो है बहुत स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स पाई जाती है, और लगभग एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो एब्सेंट से होती है, और प्लांट सेल के अंदर जो लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट्स होती है, जिसके कारण जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड के अंदर पाया जाता है, पेरिफेरल रीजन्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस को देखें तो इसके जो फंक्शंस है वो फैगोसाइटिक वैक्यूल्स फॉर्म में, और फूड वैक्यूल्स फॉर्म में, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फॉर्म के अंदर इसके फंक्शंस होते हैं। जिस तरह के फंक्शंस इस होते हैं ये उसके अकॉर्डिंग ये पाई जाती है। इसके अंदर कोशिका रस पाया जाता है, और इस कोशिका रस के अंदर 98% तक वाटर प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और रिजर्व फूड्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स के जो रंग होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंथोसाइनिन्स पिगमेंट प्रेजेंट्स होता है। ये सेल का स्टोर हाउस भी कहलाता है। इस प्रकार इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर टीनोप्लास्ट कहते हैं। तो अगर वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखें तो वैक्यूल की स्ट्रक्चर दो पार्ट से बनी होती है। इसके ऊपर बाहरी रूप में पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टीनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर जो कोशिका रस पाया जाता है उसको हम सेल सैप कहते हैं। और ये जो है इसका जो फंक्शन है ये गैस वैक्यूल्स के रूप में भी काम करती है, और फूड वैक्यूल्स और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के भी रूप में काम करती है। गैस वैक्यूल्स के अंदर ये प्लांट्स के अंदर बाउंसी यानी उत्प्लावकता प्रदान करती है। इस तरह आज हमारे इस एक वीडियोस के अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर दिए गए हैं, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।